So our today's topic is surface tension. Surface tension, as from the word, chapter 10 is going on. As from the word, you can, as from this topic, you can see surface tension. Surface में create होने वाला एक ऐसा force जो fluid को एक particular solid geometry में रखना चाहता है. खिंचाव पैदा होगा उसके सरफेस में, मेम्ब्रेन में, जहां पे आउटर मोस्ट सरफेस होगा किसी फ्लूइड का. तो देखो इसका डेफिनेशन भी यही बोलता है. डेफिनेशन से पहले इसके फिनोमिना को देख लेते हैं. फिनोमिना क्या होता है? तो देखो, लिक्विड इन अ स्मॉल क्वांटिटी एट रेस्ट फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी ऑलवेज टेंड्स टू हैव अ स्फेरिकल शेप. लिक्विड को आप दूसरे कोई भी फोर्सेस ना दें तो वो क्या करेगा? स्पेरिकल शेप ले लेगा. ग्रेविटी के कारण ही वो कुछ अलग दूसरा शेप लेगा. अनबैलेंस्ड फोर्स रहेंगे वहां से, एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तभी वो दूसरा कोई शेप लेगा, अदरवाइज वो स्पेरिकल शेप लेगा. जैसे कि आप लोगों ने जैसे बताया मैंने, एस्ट्रोनॉट स्पेस में कभी पानी को ऐसा है ना बाहर ऐसी मूव कर दिए तो स्पेरिकल शेप ले लेता है. फॉर अ गिवन वॉल्यूम, और हम लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम अगर सेम रहे तो स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया. स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है. It means that free surface of liquid behaves as if covered by stretched membrane. मतलब ये जो लिक्विड है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर का जो लिक्विड का लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है लिक्विड का, वो किसी प्रकार के मेम्ब्रेन जैसा काम कर रहा है, जैसे कि एक कवर की तरह काम कर रहा है, जो उसको स्फीयर के फॉर्म में रखना चाहता है. स्फीयर के फॉर्म में रखना चाहता है. और ऐसा कब हो पाएगा? जब उसमें कोई किसी प्रकार का टेंशन काम करे. Having tension in all direction parallel to the surface. हर जगह से एक टेंशन काम करेगा, टेंजेंट की तरह टेंजेंशियल टेंशन काम करेगा, जो उसको स्ट्रेच करके रखना चाहता है और क्या करना चाहता है? उसको कॉम्पैक्ट बना करना चाहता है स्फीयर के फॉर्म में. दिस टेंशन इन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, ये रेस्ट में जो लिक्विड है, बह नहीं रहा है, रुका हुआ जो लिक्विड है, इसमें जो टेंशन काम कर रहा है, इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन. डेफिनेशन भी देख लेते हैं. तो डेफिनेशन क्या बोलता है? जो अभी पढ़े उसी को बोलता है. ये एक प्रॉपर्टी है. तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, हाँ भाई बोलना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, खासियत है उस लिक्विड की, है ना. कुछ में वो कम होगा, कुछ में ज्यादा होगा. आप देख सकते हैं, है ना. ऑयल में शायद वो ज्यादा हो, वाटर में थोड़ा कम हो सकता है. सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय द वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया. फ्री सरफेस, आउटर मोस्ट सरफेस जो है, वो सबसे कम एरिया लेना चाहता है, उसी में सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं आप. एंड एज सच इट बिहेव्स एज इफ कवर्ड विद अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. और इसी कारण से वो कुछ ऐसा बिहेव करता है कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, आपने जैसे ऊपर से कोई कवर लगा दिया उस पानी में और उसको फिर स्फीयर के फॉर्म में आप बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा बिहेव करता है वो. फिनोमिना समझ में आया? सरफेस टेंशन भी समझ में आया? एप्लीकेशन, क्या ऐसा कहीं हमको दिखता है आसपास? रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप. अगर हवा तेज ना चल रही हो तो रेन ड्रॉप्स है ना, वो स्फेरिकल शेप के होते हैं जो पानी गिरता है. साथ में मरकरी एक मेटल है भाई, लिक्विड फॉर्म में होता है. जब उसको छोटे छोटे बूंदों में हम कन्वर्ट कर दें तो वो किसी ग्लास प्लेट के ऊपर रख दे तो वो एक बॉल की बिल्कुल बिल्कुल छोटे से बॉल की तरह दिखेगा हमको, स्पीयर शेप का दिखेगा. इट फॉर्म्स ग्लोब्यूल्स, उसको ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, होता है ये. और एक और बड़ी बात होती है भाई, व्हेन ग्रीस्ड आयरन निडल, देखो लोहे की एक सुई को आप ग्रीस लगा दो उसके ऊपर, ऑयल कुछ लगा दो उसके ऊपर, है ना, ग्रीस जैसा, और एक पानी के सरफेस में, ठहरे हुए पानी, रेस्ट में जो पानी, उसके ऊपर धीरे से रखना, जेंटली रखना, gently on the surface of water at rest, the needle floats on the surface. क्या होगा? वो सुई तैरने लगेगी, वो डूबेगी नहीं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. हाँ, होता है भाई ऐसा. needle floats on the surface of water despite it is heavier. भारी होने के बाद भी उसको डूब जाना चाहिए था, मगर नहीं, वो तैर रहा है उस समय. क्यों? सरफेस टेंशन के कारण. साथ ही, अब मैं बायोलॉजी में तो उतना नहीं जाऊंगा, आपने देखा होगा कि कुछ कीड़े होते हैं, कुछ स्पाइडर्स होते हैं, उन लोग पानी के ऊपर ही यूं बैठे रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके इसी प्रकार से उन लोग सरफेस टेंशन का उपयोग करते हैं. उन लोग सरफेस टेंशन के
फिनोमिना का यूज करते हुए ऊपर में रहते हैं, डूबेंगे तो उन लोग शायद मर जाएंगे, उन लोग ऊपर में ही यूं तैरते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एक और है एग्जांपल जो सिर्फ सरफेस टेंशन का ही नहीं है। आप सब लोगों ने खेल खेला होगा, पत्थर लो और कुछ ऐसे डायरेक्शन में आप पत्थर को फेंको पानी में, पानी या लेक में, तालाब में, तो क्या होता है वो पत्थर यूं पड़ेगा तालाब के उस सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे सरफेस टेंशन है तो वो उस पानी के अंदर आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, फोर्स जिधर आप लगाए हो वो पूरा हॉरिजॉन्टल ही है। इस कारण से क्या करता है, नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं पड़ती, इसलिए वो सरफेस टेंशन उसको ऊपर उठा देता है। फील आ रहा है? अरे देखे हो कि नहीं, करे हो कि नहीं, आज के जमाने के बच्चे पबजी वबजी बाहर निकलेगी नहीं, खूब खेले हम, हुआ है ऐसा? देखियो, होता है ऐसा? हाँ सर होता है। सरफेस टेंशन फील आया थोड़ा सा? फिनोमिना ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, फिनोमिना ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, एकदम उसके गहराई में नहीं जाएंगे। और आगे आप लोग जब इस फिजिक्स के फील्ड में जाओगे तो सरफेस टेंशन के बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। अब सरफेस टेंशन के बारे में समझ गए, कुछ एप्लीकेशन भी समझ गए, तो अब देखते हैं सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस एनर्जी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी एज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, अभी समझते हैं इसको। एज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू द सरफेस टेंशन। हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन के कारण जो भी सरफेस ऑफ लिक्विड है, जो बाहर का आउटर मोस्ट सरफेस है, वो मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। अब देखो, मान लो इस लिक्विड के हमने क्या किया, इसको देखो, इसके ऊपर कोई, देखो मान लो ये एक लिक्विड है अभी स्फीयर के फॉर्म में, इसको मैं अभी, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा और मैं इसके शेप को चेंज कर दिया, शेप को चेंज कर दिया, है ना, कुछ कर दिया, कुछ और कर दिया, चपटा कर दिया, मोटा कर दिया, क्यूबॉइड बना दिया, क्यूब बना दिया, तो क्या होगा? इफ द एरिया ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हैज टू बी इंक्रीज्ड, मैं क्या करूंगा, अगर उसके शेप को चेंज करूंगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि मिनिमम तो स्फीयर में होता है सरफेस एरिया। अब कुछ भी चेंज करूं मैं इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दूंगा। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहा हूं, सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब अगर मैं कुछ भी इस पे ऐसा काम करूंगा तो सरफेस टेंशन के अपोजिट मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा जी। मान लो वर्क डन W हो रहा है, W वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन अपीयर्स इन द लिक्विड सरफेस एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने उसके शेप को चेंज कर दिया और शेप चेंज करके जो एनर्जी स्टोर कर रहा हूं उस लिक्विड ग्लोब्यूल में, उस लिक्विड हमारे जो भी लिक्विड है, जो जितना वॉल्यूम का लिक्विड है, उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया ऑफ इंक्रीज्ड एरिया, उसका एरिया इंक्रीज हुआ और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया। आया फील? होगा ऐसा? सहमत हो इस बात से? तो दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीज्ड एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो अब उसके सरफेस में एक प्रकार की एनर्जी स्टोर हो गई है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको अब हम लोग बोल रहे हैं सरफेस एनर्जी। बोलो, फील आया? सरफेस एनर्जी का मतलब समझ में आया? जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स हटेगा, क्या करेगा, ये फिर से उसी फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब इसके में क्या एनर्जी आ गई है? सरफेस एनर्जी आ गई। अगर एनर्जी नहीं रहती तो फिर से वो वर्क नहीं कर पाता वापस लौटने का। फील आया क्या? बताओ, सहमत हो इस बात से? हो सहमत? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, रिपीट करता हूं। देखो मैंने क्या बोला, हम लोग ये जानते हैं कि एक लिक्विड है, उसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा तो वो लिक्विड क्या करेगा? सबसे मिनिमम, सबसे कम सरफेस एरिया अटेन करना चाहेगा, सरफेस एरिया में आना चाहेगा। ठीक, सरफेस एरिया में सबसे कम सरफेस एरिया पाना चाहेगा। मगर अगर हम लोग उसके स्फेरिकल जो ज्योमेट्री है उसको चेंज कर दें तो हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा सरफेस टेंशन के अपोजिट। तो हम लोग जो वर्क करेंगे उसके शेप को चेंज करने के लिए हमने जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो सेव हो गया, अब देखो इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो ये वर्क डन हमारा सेव हो गया है वो सरफेस एनर्जी कहलाएगा।
और इसी सरफेस एनर्जी के कारण जैसे ही हम वो सारे एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे, ये जो लिक्विड है, जो अलग, जिसका वॉल्यूम, जिसका शेप चेंज हो चुका है, वापस वो स्फीयर बनना चाहेगा। हाँ या ना भाई, समझ में आई बात? मान लो लिक्विड का ये सरफेस है, ये लिक्विड का एक सरफेस है, इसमें मैंने एक लाइन ले लिया, एक लाइन सा एलिमेंट ले लिया, ये बहुत सारे लोकस ऑफ पार्टिकल्स हैं। लोकस ऑफ पार्टिकल मतलब बहुत सारे पार्टिकल है, लाइन से है, ठीक है। इसमें क्या क्या फोर्स कैसे कर रहा होगा काम, तो ये जो फोर्सेस है टेंजेंशियल काम कर रहे होंगे। ये कौन सा फोर्स है? सरफेस टेंशन। ये कौन सा फोर्स है? सरफेस टेंशन। इसके सरफेस में काम करने वाला वो टेंशन जो इसको तान के रखा हुआ है। तान के मतलब एक समझ लो स्ट्रेच करके, स्ट्रेच मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, एक कॉम्पैक्ट पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो ये सरफेस टेंशन को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ। इस एलिमेंट का जितना भी लेंथ ले लो वो एल हो गया, जितना फोर्स काम कर रहा होगा पर यूनिट पार्टिकल में, पर यूनिट लेंथ में, वो एफ हो जाएगा। तो पूरा सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू एफ अपॉन एल हुआ। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर, ठीक, न्यूटन पर मीटर। अब हमने क्या किया, इस एलिमेंट में, इसके सरफेस एरिया में, पूरा टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा चेंज लाए। कितना चेंज लाए? डेल ए का चेंज लाए, डेल ए के एरिया का चेंज लाए हमने। सरफेस एरिया पहले मान लो, सरफेस एरिया बात करो ना, एरिया, वॉल्यूम नहीं, एरिया, बाहर का कवर्ड एरिया, उसमें मैं थोड़ा सा चेंज लाया डेल ए का। तो कितना वर्क डन करना? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया होता है। तो सरफेस टेंशन इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एस इंटू डेल ए, फोर्स इंटू एरिया, एस इंटू डेल ए। डिस्प्लेसमेंट यहां पे किस चीज का हुआ? एरिया में चेंज हुआ, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू एस इंटू डेल ए। अब यही जो वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में, जो कि ई से डिनोट कर रहा हूं मैं। ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल ए। क्या फील आया? थोड़ा सा, कोई न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला मैं इसका, है ना। बस ये फिनोमिना समझ में आ रहा है, सरफेस एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बोलो, फील आया? सही है, कोई खास बात नहीं है इसे, ये छोटी सी बात है, मगर इसके एप्लीकेशन बड़े बड़े। देखो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है पूरा, हर जगह काम कर रहा है, हर प्लैनेट्स में जो जिसका आउटर सरफेस लिक्विड में होगा, काम कर रहा है वहां पे। ये फिनोमिना काम कर रहा है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी प्रॉपर्टी काम कर रही है, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट देख लेते हैं। सर एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे कि नहीं? न्यूमेरिकल आएंगे, मगर इसमें से नहीं पूछेंगे, है ना। न्यूमेरिकल ये वाले टॉपिक से तो नहीं पूछ रहे। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में मैंने करवाया भी है, ध्यान देना। न्यूमेरिकल बर्नौलीज थ्योरम में कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया मैंने, मगर मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में करवाया है और पास्कल्स लॉ में करवाया है ना। मैंने वहां जहां से मैंने न्यूमेरिकल कराया है, वो न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है, नहीं करवाए वाले नहीं है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, एक सॉलिड सरफेस है, प्लेट है, प्लेट के ऊपर मैंने एक लिक्विड को, फ्लूइड को रख दिया। कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, मरकरी हो सकता है। तो देखना, ये जो मरकरी है, ऑयल है या फिर वाटर है, ये एक प्रकार का स्पेरिकल या फिर एक ग्लोब्यूल बनाएंगे। ग्लोब्यूल बोलना ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि इसमें ग्रेविटी भी काम कर रहा होगा। ग्लोब्यूल बनाएंगे। तो ये ग्लोब्यूल जो है वो सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। मतलब जहां पे एक लिक्विड सॉलिड से कांटेक्ट में है, वहां पे वो कितना एंगल बना रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन बनेगा, द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड का सरफेस है, देखो यहां पे लिक्विड का एक सरफेस है, नीचे में देखो एक लिक्विड का सरफेस है, ये रहा लिक्विड का सरफेस, उस पे एक टेंजेंट बना दो, जहां से कांटेक्ट हो रहा है वहां से एक टेंजेंट बना दो, लिक्विड ऑफ सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। और जहां से वो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है उसके लिक्विड के नीचे, वहां से जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो हर लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होता है भाई, हर लिक्विड का अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना सरफेस टेंशन है, ठीक है।
बात समझ में आ रही? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? सरफेस टेंशन, उसके बाद सरफेस एनर्जी, और उसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये जो थीटा एंगल है वो हर लिक्विड के लिए अलग अलग है और ये कांस्टेंट होता है, ये उसकी खासियत होती है, बिल्कुल ये उसकी खासियत होती है। इसी से रिलेटेड एक टर्म, तो ये समझ में आया, इसका डेफिनेशन भी देख लेना, ठीक। कैपिलैरिटी, एक टर्म आ जाता है कैपिलैरिटी। आप लोग अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आपने शायद अभी नहीं कर पाए होंगे, मगर आप लोग जब रीडिंग लेंगे केमिस्ट्री में, कैपिलर ट्यूब होगा, कैपिलर ट्यूब जैसा कुछ होता है, उसमें आप लोग कुछ फ्लूइड भरोगे, हो सकता है वो कोई दूसरा केमिकल हो, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें ट्यूब, देखो पहले कैपिलर ट्यूब के बारे में समझ लेते हैं। देखे होगे, अ ट्यूब विथ अ फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड कैपिलर ट्यूब। अरे एक ट्यूब जिसका पूरा जितना हिस्सा है जिसमें फ्लूइड भरेगा वो एकदम यूनिफॉर्म जैसा हो पूरे लेंथ में, उसको हम लोग कैपिलर ट्यूब बोलते हैं। मोस्टली इसको ग्लास का बनाया जाता है। द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलर ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। तो क्या होता है, जब इस कैपिलर ट्यूब में लिक्विड को भरा जाता है तो ये जो जिस फ्लास्क में बाहर में रखा हुआ है उससे थोड़ा ऊपर इसका लिक्विड चले जाता है, या फिर उससे थोड़ा नीचे इसका लिक्विड चले जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन ओनली एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट दोनों जगह में, दो लिक्विड की बात हो रही है, देखना आप पानी को देखना, वो कुछ इस प्रकार से रहता है। वाटर का कैपिलैरिटी कुछ ऐसा रहता है, देखे हो कभी, गौर किए हो? पानी ऊपर चले जाता है कोनों से और बीच में कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये भी किसी प्रकार के फोर्सेस पे इस पे काम कर रहे हैं, सरफेस में कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका सरफेस टेंशन डिफरेंट है, अलग है। किसके कंपैरिजन में? कभी मरकरी को देखना। मरकरी कहाँ देखे सर? हम लोग कभी नहीं देखे। थर्मामीटर में देखना मरकरी को, मरकरी को कभी थर्मामीटर में देखना। उसका जो ऊपर का सरफेस रहेगा वो बल्जिंग आउट रहेगा, बल्जिंग आउट, बाहर की तरफ निकलता हुआ। एजेस में जहां पे वो सॉलिड के साथ टच हो रहा है वहां पे वो एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा बनाते रहता है, ज्यादा बनाते रहता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट में बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा? देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, तो एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल ज्यादा बन रहा है, थीटा। और यहाँ पे एंगल कितना रहेगा? ये रहा सर, ऐसा। ये एंगल कितना बन रहा है? कम बन रहा है। तो वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट कम मिला, मरकरी में ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की बात अलग अलग है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की। आप कभी देखना किसी कैपिलर ट्यूब, किसी ग्लास ट्यूब में आप पानी भर लो, अरे छोड़ो ग्लास ट्यूब को, कभी ग्लास ट्यूब छोड़ो, आपने कभी स्ट्रॉ से यूज किया? स्ट्रॉ, ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ देखे हो? स्ट्रॉ पतला सा ट्यूब जैसा होता है स्ट्रॉ, जिससे आप लोग वो पेप्सी कोको कोला पीते हैं, है ना? उसमें जब आप लोग पानी खींचते हैं तो वाटर जिस प्रकार का कैपिलैरिटी दिखाता है, कैपिलैरिटी मतलब क्या होता है? वो कैसे करेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, बीच से बल्जिंग इन रहेगा, बल्जिंग इन मतलब नीचे जाता हुआ रहेगा और एजेस पे उठा हुआ रहेगा। एजेस जहां पे सॉलिड से टच हो रहा है वहां पे उठा हुआ रहेगा। तो ऐसे में वाटर के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे कम हो गया सर? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होगा थोड़ा। मगर मरकरी का सरफेस टेंशन तगड़ा होता है भाई, ठीक। तो वो क्या करेगा? अलग टाइप की कैपिलैरिटी दिखाएगा, ज्यादा कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा। और देखो इसीलिए बल्जिंग आउट रहता है, कोनों से नीचे रहता है, जहां पे सॉलिड से टच हो रहा है वहां से नीचे, और जहां पे सरफेस फ्री है वहां पे ऊपर रहता है। क्या इसका कोई एप्लीकेशन हमको दिखता है दैनिक जीवन में? हमको सरफेस टेंशन का कभी ऐसा कुछ दिखता है? बताओ, कोई बताएगा? कमॉन, वॉइस कट गई थोड़ी, जस्ट वेट, अभी आएगी। बताओ, कभी ऐसा दिखता है हमको?
Am I audible? क्या हमें कभी ऐसा दिखता है? हाँ, हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि जब एक कपड़े को हम पानी में भिगाते हैं, पानी का एक सरफेस ले लिया मैंने, एक कटोरी सा कुछ ले लिया, मान लो एक ऐसी कटोरी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें कपड़े को डुबाया, मैंने कपड़े को ऊपर भी रखा हूं और डुबाया भी हूं थोड़ा, तो ये पानी का जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो तो भीगेगा, मगर उसके ऊपर तक पानी पहुंच जाता है, पहुंचता है? अरे हाँ या ना? पहुंचता है, कभी ऐसा फील किए हो? हाँ, तो ये जो हमको दिखता है ना ऐसा, दिस इज ऑल्सो, हाँ ऐसा दिखता है हमको, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कैपिलैरिटी, दिस फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी। और भी बहुत सारे आप देखोगे, कभी कभी तालाब के पास जहां पे रेत हो तो उसके आसपास का जो रेत है वो पूरा भीग गया रहता है, वहां तक पानी नहीं पहुंचे रहता, मगर वो वहां तक उसकी नमी पहुंच जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी। दिस ऑल थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी। दिस फिनोमिना, छोटे छोटे फिनोमिना है मगर ये सारी चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एक हाँ बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, आप ही लोग इसका जवाब देते हैं, मुझे बहुत दिल खुश हो जाता है। सर बिस्किट और चाय की बात करते हैं, एक बच्चा बोल रहा है बिस्किट और चाय की, बिल्कुल सही बिस्किट को चाय में आपने डुबाया, और जहां तक डुबाया वहां तक तो भीगा रहना चाहिए उसको चाय से, उसके ऊपर भी पहुंच जाता है वो चाय, बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी, है ना, बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी इट हैपेंस। उसके मॉलिक्यूल्स वाटर एब्जॉर्ब करते जाते हैं ऊपर। हाँ ठीक, ऑयल और दिया के में सर बिल्कुल सही, वहां पे कैपिलैरिटी, ये सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम कर रहे हैं वहां पे, जिसके कारण ये लिक्विड ऊपर तक पहुंच जा रहा है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, दिस इज इट फॉर टुडे। टुडे वी हैव अंडरस्टूड अबाउट फ्यू फिनोमिनास, क्या क्या पढ़े हमने, फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ऑल्सो, surface tension, surface energy, application of surface tension and surface energy, as well as angle of contact and capillarity, capillarity, कैपिलैरिटी की इतने डीप में नहीं जाना है, उसका आपको कुछ बुक्स में फॉर्मूला एंड ऑल दीज थिंग्स भी मिलेंगे, बट we will see only about the phenomena this time। याद रखना है यहाँ जानने वाली चीज क्या है, यहाँ जानने वाली चीज है फिनोमिना। इफ यू अंडरस्टैंड द फिनोमिना, if you understand the definition, then you will be able to answer this today's topic. So this is it for today. Keep studying. Have a nice day.